ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिन्होंने अपनी जिद, हिम्मत और लगातार संघर्ष से इंडियन पॉलिटिक्स में एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है ममता बनर्जी की, जिसे लोग प्यार से दीदी कहते हैं। एक छोटी सी लड़की, एक सिंपल फैमिली से, जिसके पास न पैसा था न पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन दिल में एक आग थी कुछ कर दिखाने की, दुनिया को बदलने की। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ। उनका बचपन बिल्कुल आम था। उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनकी मां पर आ गया और ममता ने छोटी सी उम्र में ही समझ लिया कि जिंदगी आसान नहीं। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही ममता का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से की, फिर लॉ भी पढ़ा, लेकिन उनका असली जुनून था लोगों के लिए लड़ना। 1970s के टाइम पर इंडिया में पॉलिटिक्स काफी इंटेंस थी। तभी ममता बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। वो ग्रास रूट्स लेवल पर काम करती थी, सड़कों पर प्रोटेस्ट, रैलीज, आम लोगों के इशू उठाना। धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। 1984 में एक बड़ा मोमेंट आया। ममता बनर्जी ने इलेक्शन लड़ा और जीत गई। और सिर्फ जीत ही नहीं, उन्होंने एक बड़े और एक्सपीरियंस्ड लीडर को हरा दिया। इस जीत ने उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान दी, एक यंग और फेयरलेस लीडर के रूप में। लेकिन पॉलिटिक्स कभी सीधी लाइन नहीं होती, ये अप्स और डाउन्स से भरी होती है। ममता बनर्जी को भी कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कभी हार न मानना। 1990s के दौरान उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया। यह डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन ममता को लगता था कि उनकी आवाज वहां दब रही है। इसलिए 1988 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये एक बोल्ड मूव था। सोचो, एक औरत और एक नई पार्टी और सामने एक पावरफुल अपोनेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो वेस्ट बंगाल में 30 सालों से राज कर रही थी। अब कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वेस्ट बंगाल में उस वक्त लेफ्ट फ्रंट का राज था। लोगों को लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ममता बनर्जी ने डिसाइड किया वो लड़ेंगी और जीत कर दिखाएंगी। उन्हें आम लोगों के इशू उठाना, फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, यूथ, उनका अंदाज अलग था। सिंपल कॉटन साड़ी, हवाई चप्पल, बिना किसी शो ऑफ के। लोगों को लगा ये लीडर हम जैसी है, हमारी बात समझती है। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, सिंगूर और नंदीगाम का मोमेंट। सिंगूर में फार्मर्स की जमीन एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही थी। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। वो सड़क पर बैठी, प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक तक की। यह मूवमेंट पूरे बंगाल में फैल गया। फिर नंदीगाम में भी ऐसा ही हुआ। वहां भी ममता बनर्जी ने लोगों के लिए आवाज उठाई। ये मूवमेंट्स उन्हें एक मास लीडर बना गए। 2011 यह साल हिस्ट्री में लिखा गया। ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट को हरा दिया। 34 साल पुराना हुकूमत खत्म हो गया और ममता बनर्जी बनी वेस्ट बंगाल की नई चीफ मिनिस्टर। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি। सोचो, एक लड़की जो सड़कों पर प्रोटेस्ट करती थी, अब वो पूरे स्टेट को लीड कर रही है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कई स्कीम्स लॉन्च की, लड़कियों के लिए एजुकेशन स्कीम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और वो बार बार इलेक्शन जीतते रहे। 2016 फिर 2021 ममता बनर्जी ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखी। उन्होंने पावरफुल अपोजिशन का सामना किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी भी उन्हें चैलेंज कर रही थी। 2021 के इलेक्शंस काफी इंटेंस थे। पूरे इंडिया की नजर वेस्ट बंगाल पर थी। ममता बनर्जी ने इंजरीज के बावजूद कैंपेन किया, व्हीलचेयर पर रैली की और फिर भी जीत गई। Those pictures now coming in from West Bengal, Havra, they're once again on the wheelchair. We can see the TMC Supremo and the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, now leading with a roadshow. This is happening in Havra, where Mamata Banerjee has addressed 3 rallies today in South 24 Parganas and another one in Hooghly, and a roadshow there in Havra. ये उनकी डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। टाइम के साथ साथ चैलेंजेस बढ़ने लगे। करप्शन एलिगेशंस, इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स और पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन धीरे धीरे उभरने लगे। लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुके थे। डेवलपमेंट के साथ साथ लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी चाहते थे। 2026 के इलेक्शन तक आते आते पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका था। अपोजिशन स्ट्रांग हो गया था, कैंपेन्स और भी एग्रेसिव हो गए थे। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको शॉक कर दिया। ममता बनर्जी, जो इतने सालों से बंगाल की सीएम थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ एक इलेक्शन लॉस नहीं था, यह एक इरा का एंड था।
लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर जीत परमानेंट नहीं होती और हर हार फाइनल नहीं होती। ममता बनर्जी की जर्नी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपके पास हिम्मत है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक सिंपल बैकग्राउंड से आकर भी आप हिस्ट्री बना सकते हो, लेकिन यह भी सिखाती है कि पावर को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है जितना उसे पाना। पब्लिक का ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अगर वो टूट जाए तो सब कुछ बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी की कहानी यही खत्म हो गई या फिर ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है? क्या वो फिर से कमबैक करेंगी? क्या उनकी जिद और फाइटिंग स्पिरिट फिर से उन्हें ऊपर ले जाएगी? ये सब सवाल फ्यूचर के पास है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन हारने के बाद भी रिजाइन करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। ममता ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि वे हारी नहीं है, बल्कि भाजपा ने धोखा करके, सीटें चोरी करके उन्हें हराया है। 5 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने ये भी आरोप लगाया कि एसआईआर भी उनकी हार का बड़ा कारण है। उन्होंने ईसीआई को इस चुनाव का विलेन बताया है और कहा कि एसआईआर के चलते 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम बहाल हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद में 7 लाख और नाम जोड़ दिए गए, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। इसी वजह से पूरे इंडिया में एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। उन्होंने मीडिया के सामने खड़े होकर कहा, मैं नहीं मानती कि हम इलेक्शन हारे हैं, ये पब्लिक का असली फैसला नहीं था। ममता बनर्जी का कहने का मतलब था कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मॉरल विक्ट्री मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन प्रोसेस में बहुत चोरी हुई। उनका मानना है कि वे हारी नहीं है, बल्कि भाजपा ने धोखा करके, सीटें चोरी करके उन्हें हराया है। काउंटिंग में प्रॉब्लम्स हुई और इलेक्शन कमीशन ने उनके अकॉर्डिंग फेयर काम नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, व्हाई शुड आई रिजाइन, हम नहीं हारे। और एक जगह उन्होंने ये भी बोला, हम पब्लिक मैंडेट से नहीं कॉन्स्पिरेसी से हारे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बहुत सीटें लूट ली गई, काउंटिंग प्रोसेस स्लो रखा गया ताकि उनके वर्कर्स का हौसला टूट जाए। इलेक्शन हारने के बाद भी उनका अंदाज बिल्कुल एग्रेसिव था। उन्होंने अपने एमएलएस को ब्लैक कपड़े पहनने को कहा एज ए प्रोटेस्ट, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी स्पेशली बीजेपी ने कहा डेमोक्रेसी में रिजल्ट एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। काफी लीडर्स ने ममता के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बताया। पूरा फोकस एक लाइन पर था, मैं लड़ती रहूंगी, और इसी वजह से उन्होंने तुरंत रिजाइन नहीं किया। और जब भी कोई कहेगा कि एक आम इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ममता बनर्जी की कहानी एक जवाब होगी। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, डिटरमिनेशन मैटर करता है। दूसरी, पब्लिक ट्रस्ट सबसे बड़ा पावर होता है। तीसरी, लाइफ में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो लड़ता रहता है वही असली विनर होता है। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।